नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है और प्रदेश में 3 नवंबर को चुनाव होंगे। वहीं 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान किया। जाहिर है उत्तर प्रदेश में चूंकि 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, हालांकि चुनाव आयोग ने 7 सीटों पर ही चुनाव की घोषणा की है और इन 8 सीटों में से 6 बीजेपी के पास है जबकि 2 सपा के पास थी। उपचुनाव के ऐलान के साथ ही प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सियासत लगातार गरमा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू है, प्रचार प्रसार का दौर भी देखा जा रहा है। हालांकि कोरोना काल है, अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। कोई सोशल मीडिया के जरिए, कोई ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के जरिए और कोई दूसरे तरीकों से लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। कार्यकर्ताओं से जुड़ के उन्हें कहा जा रहा है विपक्ष जो है वो सरकार की खामियों को आगे कैसे रखा जाए और सरकार अपनी उपलब्धियों को रख रही है। मुख्यमंत्री खुद लगातार एक्टिव है। वो बांगरमऊ और उन्नाव का दौरा कर चुके हैं और आगे भी उनके कई प्लान हैं, कई दौरे हैं, कई रणनीतियां हैं। यानी हर दल इस कोशिश में है कि कैसे उपचुनाव की इन सीटों को अपने पाले में लिया जाए, क्योंकि ये सरकार के लिए एक परीक्षा है, एक मोहर होगी कि कितनी जनता संतुष्ट है। विपक्ष के लिए भी एक अवसर है कि वो इसमें अपने लिए कुछ बेहतर अगर देख पाता है कि वो कितनी खामियों को उजागर कर पाया है, कितना भरोसा फिर से कायम कर पाया है। विपक्ष के लिए ये एक बड़ा मौका है और एक 2022 चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले इसे एक परीक्षा के तौर पे भी देखा जा सकता है कि हवा का रुख किस तरफ है। तो इन 7 सीटों पे चुनाव होगा। अमरोहा की नौगावा सादत सीट है और इसके अलावा कानपुर नगर की घाटमपुर सीट है, उन्नाव की बांगरमऊ है जहां मुख्यमंत्री ने खुद वहां पहुंच के कई सौगात भी दी। जौनपुर की मलहनी सीट है जिसपे उपचुनाव होना है। देवरिया सदर की सीट है और फिरोजाबाद की टुंडला विधानसभा सीट है जहां पे चुनाव होना है। और देखा यह जा रहा है कि कोशिश हर दल कर रहा है, क्योंकि हर कोई चाहता है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, सत्ता दल, तो सरकार के लिए उपचुनाव जो है वो एक बड़ी चुनौती है, एक परीक्षा के तौर पे कि कैसे आगे का एक संकेत जो है, दिशा जो है वो ये चुनाव तय करेंगे कि जनता कितनी खुश है, कितनी नाखुश है। एक तरीके से ये मोहर लगाने का ये नतीजे काम करेंगे और कोशिश विपक्ष की भी ये है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें निकाली जाएं। इन 8 सीटों का अगर कुल देखें तो इससे पहले 6 सीटें बीजेपी के पास थी, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। ऐसे में अब विपक्ष की ये कोशिश होगी कि यहां पे सीटों को निकाला जाए। सरकार की ये कोशिश होगी कि जनता के भरोसे को कायम करके इन सीटों को अपने कब्जे में लिया जाए, ताकि एक राजनीतिक संदेश भी दिया जा सके कि साहब देखिए जनता भरोसा कर रही है। और 2022 के लिए भी ये एक बड़ा संकेत होगा विधानसभा चुनाव के लिए। तो देवरिया सदर सीट, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है और अब हर दल हालांकि एक्टिव पहले ही हो चुका था। खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो सक्रियता है वो ज्यादा दिखाई दे रही थी। यही वजह है कि मुख्यमंत्री खुद एक्टिव दिखाई दिए। समाजवादी पार्टी की भी एक कोशिश है कि सीट को निकाला जाए। बीएसपी भी लगातार इसी जुगत में है। यही वजह है कि संगठन को मजबूत किया जा रहा है, जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं कि कैसे उस क्षेत्र में रह के वहां की जनता से बात की जाए। चर्चा करेंगे, कई सवाल हैं, क्या तैयारियां हैं, क्या उम्मीदें हैं। इस पे हमारे साथ विजय खेरा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, तारिक अहमद लारी है, नेता समाजवादी पार्टी के, और अजय शर्मा है स्टूडियो में, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले विजय जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि उपचुनाव एक परीक्षा के तौर पर भी देखे जाते हैं और मौजूदा सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होती है कि कैसे उस पर फिर से जीत हासिल की जाए। क्या उम्मीदें हैं उपचुनाव से? विजय जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए विजय जी मैं आपके पास आता हूं, तारिक का रुख करूंगा। तारिक भाई क्या उम्मीद है उपचुनाव से, क्या तैयारियां हैं और क्या देखते हैं अपने लिए? समाजवादी वाले हमेशा तैयार रहते हैं और नतीजा आप इसी से सोच लीजिए। रामपुर में चुनाव नहीं करवा रहे हैं जानबूझ के। रामपुर में से कौन सी बात हो गई कि रामपुर सीट पे चुनाव नहीं हो रहा है। ये सारी सीटें हम लोग जीत कर दिखाएंगे। विश्वास इनके ऊपर हो चुका है। इनके झूठे वादे, नौकरियों के वादे, जो कुछ भी इन लोगों ने कहा था उसके बरखिलाफ हुआ है।
अराजकता फैली है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब है, जनता इन सब चीजों को देखकर ही वोट करेगी। हर चीज में ये लोग फेल हुए हैं, हर क्षेत्र में फेल हुए हैं, कोई भी परीक्षा ये लोग पास नहीं कर पाए हैं, इसीलिए परेशान होकर ये मजबूरी में उपचुनाव हो रहा है, नहीं तो ये उपचुनाव करवाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो आप ये कह रहे हैं कि जो खामियां सरकार की रही हैं वो जनता के बीच में आप रखेंगे और उस उम्मीद पे हैं कि आपकी जनता अभी आपके साथ होगी, यानी 2022 से पहले एक संकेत होगा। रखने की जरूरत ही नहीं है, जनता इनको बखूबी पहचान चुकी है कि ये कितने झूठ बोलते हैं, कितना सच बोलते हैं, तो जनता अपना फैसला पहले ही कर चुकी है, बस नतीजा आना है। ठीक है अभिषेक, आप लोगों ने तो 2 उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर दिया 2 सीटों के लिए, तो क्या तैयारी और क्या उम्मीदें हैं उपचुनाव से? कांग्रेस पार्टी ने साफ अपना दिखा दी हुई है और अगर आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में बड़ी बुरी तरीके से हारने वाली है, क्योंकि जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी दोनों में अंतर है, इस बात को जनता देख रही है। वो हर एक मुद्दे पे फेल हो चुकी है। जनता देख रही है कि वो सुरक्षा के मुद्दे पे कितना अहम किरदार उन्होंने निभाया, उन्होंने किसानों के मुद्दे पे कितना अहम किरदार निभाया, उन्होंने रोजगार देने के मुद्दे पे कितना अहम किरदार निभाया। ये सब चीज जनता देख रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ छल करने के अलावा कुछ नहीं दिया हुआ। और उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जो प्रदर्शन करेगी आप सबसे बिल्कुल छुपा हुआ नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 7 सीटें जीतने के कगार पे होगी। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता सकता हूँ। अच्छा, आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में कि अगर आप आज भी देखिए कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी पार्टी में अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है, जो अपनी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रही है, ना कभी थकी है ना कभी रुकी है। ये वही पार्टी है, ऐतिहासिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की तो कुछ शराबे वाली पार्टी नहीं है। आने वाले दिनों में इस बात का प्रमाण आपको मिल जाएगा। ठीक है विजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप बताएं उपचुनाव की क्या तैयारी है, क्या उम्मीदें इसमें? क्योंकि विपक्ष ये कह रहे हैं कि साहब हमारे खाते में आएगी, अब तक का जो रवैया रहा है सरकार का उससे जनता नाखुश है। आप क्या देखते हैं अपने लिए? हमारी तैयारी जिस दिन से सरकार बनी है उसी दिन से हमारी तैयारी है। हमारी तैयारी क्या है? गरीबों का भला करना। हमारी तैयारी क्या है? जिंदा जितने आतंक तंत्री है उनको समाप्त करना। गरीबों की जमीनें जो कब्जा कराई गई थी सपा शासन में इन लोगों ने की थी, उनको खाली करवाना, ये तो हमने कर दिया है। जनता के लिए गांव-गांव में सुविधाएं पहुंचाना, सड़कें बनवाना, इसके बाद बिजली का मुहैया करा दिया। 18-18, 20-20 घंटे जो आती थी कुछ 4 घंटे, अब कब जाती है ये लोग देखते हैं। पहले लोग देखते हैं कब आएगी, कब देखते थे उस समय में। बिजली में इतना सुधार हुआ, हमने इतने सारे लाखों में टॉयलेट बनवा दिए, लाखों गरीबों को मकान दिला दिए। यानी किसानों तक के लिए सम्मान निधि के अलावा 1.5 गुना समर्थन मूल्य आज तक इतिहास में कोई दे नहीं सका। 200 रुपया ये देते थे, 1 क्विंटल गेहूँ पर 1200-1300 की लागत को 1400-1500 दे देते, हम 1850 रुपये दे रहे हैं। 150 रुपये से प्लस 1.5 गुना दे दिया। कहाँ रहेगा ये लोग? लाई में कहीं टिकेंगे? नॉमिनेशन के बाद ही भागना शुरू कर देंगे। 2-4 दिन के बाद जब जनता दवाएगी ना इनको, जो उन्होंने किया नहीं उसका भुगतान होगा। हमने तो सारा करके दिखा दिया। आरोग्य स्वास्थ्य योजना चालू कर दी, गिनाऊंगा, गैस पहुंचा दी गाँव में, घर घर गरीबों के यहाँ। यानी आप ये कह रहे हैं जो अब तक काम किया है उस पे जनता मोहर लगाएगी, आप ये कह रहे हैं? आप उसके काम पे पूरा आश्वासन है आपको? जो 70 साल में नहीं हुआ वो हुआ है योगी राज में 3 साल में, वो काम हुए हैं, इस कदर काम हुए हैं। ठीक है, इनके विधायक मार खा रहे हैं, इतना काम किया हुआ है, जनता खून के आंसू रो रही है, किसान सड़क पे आ चुका है, नौजवान सड़क पे आ चुका है, इतने काम कर रखे हैं इन्होंने। आगे काम गिनाने की तो सच बात है, उनकी जगह पे मैं गिना दे रहा हूँ। इतने लोग सड़क पे आ चुके हैं कि वो काम ही गिना रहे हैं। ठीक है अजय शर्मा, आता हूं अभिषेक भाई, आता हूं। अजय शर्मा, सरकार के लिए एक चूंकि उपचुनाव है और 2022 से पहले एक ये परीक्षा होगी कि अब तक जो काम हुआ है जनता उससे कितनी संतुष्ट है, और विपक्ष की ये कोशिश होगी कि इसमें सेंधमारी की जाए, जो कमियां हैं वो आगे लाके सीटों को निकाला जाए। आप क्या देखते हैं उपचुनाव में? देखिए उपचुनाव शुरू से जो है जितने भी पिछले उपचुनाव को हम देखें बड़े इंटरेस्टिंग रहे हैं। जो मुख्य चुनाव होते हैं उसमें और उपचुनाव में बड़ा अंतर होता है। क्योंकि इतना ना तो प्रत्याशी ध्यान दे पाता है
जिसे कहते हैं माइंडसेट बनाना या माइंडसेट कर देना, कन्विंस करना। तो उपचुनाव के अंदर जनता जो है जो ताज़ा तरीन मामले होते हैं, मुद्दे होते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मतदान करती है। जो एक तरीके से कहें कि एक सही चुनाव हो जाता है जिसके अंदर इतना चुनाव प्रचार नहीं होता है। हम पिछले 2019 के उपचुनाव को ध्यान में रखें जिसके अंदर बीजेपी जो है 7 सीटें जरूर लेकर आई, एक अपना दल लेकर आई, लेकिन उसने जैतपुर की सीट खोई। किसने छीनी? समाजवादी पार्टी ने छीनी। उसने ऐसे ही उसने एक सीट जो है बाराबंकी की जो है बीएसपी से छीन ली। तो ओवरऑल जो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इस बार समाजवादी पार्टी जो है ज़्यादा सक्रिय है और जिस तरीके से उसने लोगों के बीच में जाकर लोगों को बताया है कि जो कोई भी मुद्दा हो उसको उसने उछाला है। तो मुझे जो लगता है, मेरा जो आकलन है कि इस बार समाजवादी पार्टी फायदे में रहेगी, उसको उम्मीद ज्यादा है। पिछली बार भी ने रामपुर की सीट बचा ली थी, इस बार रामपुर से स्वार से उनका मुकाबला है। तो समाजवादी पार्टी को मैं इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन में देख रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी इस तरह की बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि बीजेपी फायदे है, क्योंकि कृषि बिल का असर दिखाई देगा जिस तरह से विरोध हो रहा है, या अभी कोरोना के समय में जिस तरह के हालात बने थे उसको लेकर जो चर्चाएं हुई थी उसका भी असर दिखाई देगा। तो ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए लिटमस टेस्ट जैसा रहेगा। इसमें पता चलेगा कि आपकी नीतियों को या आपके गवर्नेंस को कितना लोगों ने एक्सेप्ट किया, बिल्कुल कितना समर्थन उसे दिया, कितनी मोहर लगी। अभिषेक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं तारिक के पास आऊंगा। देखिए, जैसा कि हमारे बड़े भाई कहना चाह रहे थे, बिल्कुल ठीक है। उनकी जगह पे हर किसी की अपनी पार्टी की अपनी मजबूरियां भी कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की, या किसी और के लिए फायदेमंद भी कह सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ ये कहा जाए कि सिर्फ एक पार्टी मजबूत है दूसरी पार्टी मजबूत नहीं है, तो ये तो बिल्कुल नाइंसाफी होगी। अगर आप देखिए, कांग्रेस वो बदली हुई कांग्रेस नजर आ रही है जिसने सड़क से लेकर के ऊपर तक का लोगों के मुद्दों को उठाया और मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ने के उस पर। मैं इसमें आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, मैं इसमें अभिषेक जी मैं बता दूं मैं क्यों मैं समाजवादी पार्टी के बारे में कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद अगुवाई कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से सिर्फ अजय कुमार लल्लू अगुवाई कर रहे हैं। दोनों के कदम में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि अगर इधर देखें भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो वहां मुख्यमंत्री खुद एक्टिव है। बिल्कुल, वो बांगरमऊ और उन्नाव का दौरा करके वहां पे प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम सब आगे बढ़ रहे हैं और उसकी अगुवाई जो कर रहे हैं अजय कुमार लल्लू जी कर रहे हैं। लेकिन वो तो ट्विटर पे ही है ना बस। देखिए, पिछली बार भी इसी का खामियाजा आपकी पार्टी ने भुगता था। पिछले उपचुनाव के अंदर एक भी सीट नहीं निकली थी, पूरा साफ हो गया था। तो मैं जो मुकाबला देख रहा हूँ वो बीजेपी और सपा के बीच में देख रहा हूँ। ठीक है, तारिक अहमद, एक तरफ हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखते हैं, वो लगातार तारीख के ऐलान से पहले ही एक्टिव दिखाई दे रहे थे। बांगरमऊ और उन्नाव का उन्होंने दौरा भी किया। वरिष्ठ मंत्रियों को और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि जहां चुनाव है वहां पे संगठन को और मजबूत करें और अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाएं। लेकिन आप लोग जमीन पे दिखाई नहीं दे रहे। आप लोग सिर्फ, अगर अखिलेश यादव भी हैं तो वो ट्वीट कर रहे हैं, है ना, कुछ लोगों को जिम्मेदारी दे दी गई, लेकिन लोगों के बीच में तो जाना होगा ना, बड़े लोगों को भी, बड़े नेताओं को भी। सब लोग जा रहे हैं, वक्त आ चुका है, सब लोग जा रहे हैं, सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं। हम लोग कांग्रेस की तरह सड़क पे हाय हाय करने वाले लोग नहीं है। हमारा काम ऑलरेडी, संगठन हमारा काम कर रही है। हम लोग सिर्फ घंटी बजा के काम नहीं करते हैं, दिल्ली में बैठकर राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्षेत्र में हैं, ये क्षेत्र में इनके पास कार्यकर्ता तक नहीं है। ये यहाँ लखनऊ में बैठ के हल्ला हो करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात यह है, विजय खेरा जी की बातचीत नहीं सुनाई दे रही थी, तो इसलिए मैं उनकी बातों का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। उनकी आवाज तक नहीं आ रही थी। अरे अभिषेक वाजपेयी जी, जरा बोलने का मादा कम करिए। आप हर किसी के बीच में बोलते हैं, अगर बोलना चालू किया तो फिर बोलने लायक रहेंगे नहीं, इसलिए बोलिए नहीं, सुना करिए। सुनने का मादा ज्यादा बढ़ाइए, सुनने का मादा ज्यादा बढ़ाइए। इस तरह से बातचीत नहीं की जाती है। मैं चुपचाप बैठा हूँ, अपने बारी का इंतजार किया, आप भी उस बारी का इंतजार करिए। लंगड़ों पे नहीं फंसाया जाता है। हैसियत एक विधायक जीतने की है नहीं, सिवाय 10-20 वोट पाने के। बेमतलब बीच में कूदिया नहीं कायदे से, तो उपचुनाव के बहस में आपको बैठना भी नहीं चाहिए था। बेमतलब आप लोग को बैठाते हैं ये लोग। हैसियत आपकी है कि आपको हर जगह बैठना भी नहीं चाहिए। आपकी हैसियत यहाँ पे जो उपचुनाव में बैठने की भी नहीं है। आपकी जगह बीएसपी बैठ जाए, सब लेकर बैठ जाए, तो बैठते रहे। वो मजबूत बैठेगा, जनता आपसे ज्यादा मजबूत बैठेगा। बात कर रहे हैं आप यहाँ पे। रखा करिए पहले। हज
फिर बोल रहे मैं बोल रहा बात बोल रहे आपका झगड़ा बीजेपी से कि हम लोगों से आपका झगड़ा हम है ना, क्योंकि आपकी मानसिकता कम्युनल मानसिकता है। आप और बीजेपी तो एक ही है, एक ही थाली का चट्टे हैं आप लोग, और एक ही साथ हम जोली है। आप वो गाना सुना ना है मेरे हम जोलिया आंखें केले आंख मिचोलिया, आप वो कर रहे हैं बीजेपी के साथ। आप उनके हम जोली है, आप उनके हम जोली है, आप उन्हीं का साथ देते हैं, कहिए बगैया करते हैं बैठकर जनता को जनता छोड़ चुकी है। तारिक मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। दर्शन नहीं हो रहे, जितना सोच रहा सोच कर बैठकर आप। अब रही बीजेपी की बात, हाँ। बीजेपी क्या कह रही थी मुझे कुछ सुनाई दिया नहीं है। वो ये कह रहे हैं हम जीतेंगे, हमने काम किया है, वो ये कह रहे थे। आपने कही है बात, मैं यही अंदाजा कर रहा था। हाँ। कौन सा काम? सारे काम तो हमारे थे जिसके ये सीधे काट रहे अभी तक। कोई अपना काम इन्होंने किया है? कैंसर हॉस्पिटल जो अभी 1200 बेड का बना है वो तो पिछले 3 साल से बनकर तैयार है, जिसको अब ये दिखा रहे हैं कि हमने किया है। क्या किया इन्होंने? इन्होंने बैठकर सिवाय घास छीलने के, जनता को बेवकूफ बनाने के और कोई काम नहीं किया है। विजय साहब बुरा ना मानिएगा, सच्चाई यही है। आपने जनता को गुमराह किया है, धोखा दिया है, झूठ बोला है। आपने छात्रों से कहा था आप लैपटॉप देंगे, आपने लैपटॉप नहीं दिया। लैपटॉप के साथ साथ आपने कहा था इंटरनेट कनेक्शन देंगे, आपने वो भी नहीं दिया। और अब आप छात्रवृत्ति भी नहीं दे रहे। आप SC ST का जो पैसा दिया जाता है पढ़ाई का, वो भी आप देने को तैयार नहीं हो रहे। आप नॉर्मल स्टूडेंट्स का भी पैसा देने को तैयार नहीं हो रहे। आप कर क्या रहे? जनता तो ये ऑलरेडी देख रही है आपके बारे में, जनता पहचान रही है आपको, जनता पहचान चुकी है और जनता फैसला कर चुकी है। ठीक है विजय खेरा, SC ST के अगेंस्ट आप, माइनॉरिटीज के अगेंस्ट आप, ब्राह्मण के अगेंस्ट आप, तो आप जीतने की उम्मीद कहां से कर रहे हैं यहाँ पे? जी विजय जी, अभी ये बोल रहे थे अखिलेश यादव जी जाएंगे अभी चुनाव में, इनके पास अखिलेश यादव जैसे लीडर है। हम यही तो चाहते हैं अखिलेश यादव चुनाव में चले जाए और चुनाव एक तरफा हो जाए। अखिलेश यादव की इमेज खराब हो चुकी है पूरे उत्तर प्रदेश में। जहां जहां वो जाएंगे वहां वहां और भी भंडार होगा सपा का, ये निश्चित है। क्योंकि अभी आपने लोकसभा चुनाव में देख लिया था उनकी हालत, अपने परिवार की सीटें बचा नहीं पाए और उनसे दुगनी सीटें बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीटें लोकसभा में जीत ली और वो 5 जीत पाए। इसके बावजूद भी सपा अकड़ रही है। अरे तुमसे तो बहुत बेहतर स्थिति में रहेगी भाजपा, अब किस दुनिया में घूम रहे हैं? चुनाव तो हो गई भाजपा के साथ, नंबर 2 पे भाजपा ही आने वाली है, सपा नहीं आएगी। सपा सारी सीटों पे जमानत जब्त होगी। सपा की गुंडागर्दी अभी लोग भूले नहीं है। हाँ। उनके अन्याय, जमीन कब्जा, मकान कब्जा सब लोगों को याद है। अभी आधे तक तो हम छुड़ाई पाए हैं जहाँ इन लोगों ने कब्जे किए थे। अभी एक एक करके इनके नेता, मुख्यमंत्री स्तर के नेता, आजम खान जैसे लोग कितने केसेस में फंसे हैं, सब बोलने खुल चुकी है। सारे के सारे क्रिमिनल मंत्री इनके पकड़े जा रहे हैं। जनता समझती नहीं है क्या? और हमने जो सुविधाएं दी है ये क्या अभी आपके सामने नहीं है क्या? ठीक है, ठीक है, सड़कें आपके सामने नहीं है क्या? ठीक है, लेकिन अजय शर्मा, हाँ। अब हो गया ना लोगों का सड़क के ऊपर। ठीक है, मुद्दे मौजूदा वक्त में कई हैं सामने। अगर उपचुनाव है तो अभी अगर हालात को देखें तो एक कानून व्यवस्था भी मुद्दा बनता है, एक किसानों का रोष भी है इसी वक्त में सामने। क्या ये जो मुद्दे हैं क्या वो भी उपचुनाव में मायने रखते हैं? क्या उसके आधार पे भी वोटिंग होगी, या फिर जो स्थानीय मुद्दे हैं, चूंकि जो सीटें हैं वहां के जो विधायक हैं उम्मीदवारों के देख के ही जनता चुनेगी अपने जो विधायक है उनको, तो क्या ये जो एक तरह से राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं वो हावी रहेंगे या फिर स्थानीय मुद्दों पर ही वोटिंग होगी? देखिए मुझे लगता है कि जो प्रदेश स्तर के मुद्दे हैं उसके आधार पर वोटिंग होगी, क्योंकि कोई पार्षद स्तर का चुनाव तो नहीं होने जा रहा है। हाँ। एक उपचुनाव है, उपचुनाव के अंदर जनता का जो मूड है, हाँ, जो उसके अंदर चल रहा है। मैंने कहा कि जो अभी हालात पिछले 6 महीने में बने हैं या 1 साल में बने हैं, हाँ, उसके बिहाफ पर मतदान होगा। तो जो जैसा मैंने कृषि बिल के बारे में बात की, जो किसानों में रोष है, या हम बेरोजगारी की बात कर लें, या फिर हम जो है कोरोना के समय में व्यवस्थाओं को लेकर बात कर लें जो पिक्चर निकल के सामने आई, या फिर हम जो है कानून व्यवस्था को लेकर बात कर लें। अभी जैसे भी हाथरस का मामला है, जैसे भी हम उसमें देख रहे हैं, जिस तरह से लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, जो क्राइम को लेकर जो स्थिति है, इसको लेकर हम बात कर लें, तो जनता जो है एक विकल्प के रूप में, हाँ, या अपनी नाराजगी के रूप में कुछ भी
कह सकती है। तभी लेकिन एक चीज है अजय शर्मा कि लिटमस टेस्ट जरूर क्योंकि ये जो चुनाव है एक तरीके से एक चूंकि 2022 आने को है और उससे पहले अगर ये 8 सीटों पे उपचुनाव होता है, हालांकि अभी 7 पे वोटिंग होगी, तो एक तरीके से इन सीटों पे जो नतीजे होंगे वो 2022 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, मायने रखता है। बिल्कुल, तभी मैंने बार बार एक शब्द का इस्तेमाल किया, लिटमस टेस्ट है ये। हाँ। जो मौजूदा सरकार है उसके लिए। और दूसरा जो सीटें हैं उसको हम अगर समझने की कोशिश करें, जैसे मैं फिरोजाबाद की सीट टूंडला को देख रहा हूँ, यादवों का गढ़ है एक तरीके से, बहुत वर्चस्व है वहाँ पर। फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, एटा, कासगंज जब हम बात करते हैं तो शिकोहाबाद पास में ही है, फिरोजाबाद है, पूरा यादवों का एक तरह से प्रभाव रहता है उसके अंदर। तो टूंडला के अंदर समाजवादी पार्टी की जो परफॉर्मेंस है वो दिखाई देगी, क्योंकि यादवों का भी कहीं ना कहीं मन छिटका जरूर है, क्योंकि एक ठाकुरवाद वाली जो एक हवा चली या जो एक चर्चा बनी, मुद्दा बना, उसका असर कहीं ना कहीं दिखाई देगा। हाँ। क्योंकि पिछली बार के उपचुनाव में और इस बार के उपचुनाव में काफी अंतर है। हाँ। बुलंदशहर के अंदर भी यादवों को काफी वोट है। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं असर डालेंगी और वो दिखाई देंगी। तो इस बार का जो उपचुनाव है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। तो कोरोना के बाद होने वाला पहला चुनाव है एक तरीके से। हाँ। बिहार चुनाव से पहला चुनाव लगभग एक साथ ही हम मान के चलते हैं, एक साथ ही है। हाँ। तो दोनों जो चुनाव है, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव और बिहार का चुनाव, ये बहुत बड़ा संदेश देकर जाएगा। हाँ। अभिषेक, आप सीटें जीतने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन जमीन पे हकीकत क्या है वो सबको मालूम है। ऐसे में जो बड़े आपके दिग्गज नेता हैं वो सिर्फ ट्विटर पे दिखाई देते हैं, जमीन पे दिखाई नहीं देते। लगता है आपको उस आधार पे भी चुनाव जीता जा सकता है? देखिए, संगठन हमारा बहुत ही तेजी से मजबूती की ओर बढ़ रहा है और हम यकीनन हम बहुत ही अच्छा काम करके अपनी सीटों को जीत करके दिखाएंगे और मैं लोगों का भ्रम भी दूर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, देखिए, अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, उत्तर प्रदेश की पार्टी, जो कि बहुत तेजी से काम कर रही है संगठन के लिए और उसको आगे बढ़ा रहे हैं अजय कुमार लल्लू जी। संगठन हमारा बहुत तेजी से मजबूत हो रहा है। उसी मजबूती के आधार पर उपचुनाव में आपको दिखेगा आने वाले दिनों में कि कितनी तेजी से काम हो रहा है हमारा। लेकिन अगर सिर्फ आप ये बात कह दीजिए कि घर में बैठ करके, तो हम घर में बैठ करके काम करने वाले लोग नहीं है। हम लड़ाई लड़के अपना हक मांगने वाले लोग हैं और जनता की आवाज को हम उठाते हैं, हमेशा उठाते रहेंगे। हम मुद्दों के नाम पे चुनाव लड़ते हैं और मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। हम जनता के बीच जाते हैं मुद्दों को लेकर के। हम किसी की तरह भ्रम जाल नहीं फैलाते हैं। हम किसानों के लिए भी प्रदर्शन करते हैं, हम रोजगार के लिए भी प्रदर्शन करेंगे, हम सुरक्षा के मुद्दे पर भी प्रदर्शन करेंगे। लेकिन सबसे अहम चीज है कि लोगों के हम सेवक हैं। हम सेवा करने के लिए आए, सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं आए हुए हैं। हाँ। और जिस जो सत्ता का सुख भोगने के लिए आए उनको सत्ता का सुख मुबारक हो, क्योंकि 5 साल से ज्यादा सरकार नहीं चलती है। हाँ। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा राजेश जी। ठीक है तारिक, आपको लगता है कि जो कमियां अगर आपके नजरिए से, विपक्ष के नजरिए से जो दिखाई देती हैं, उनको जनता तक आप लोग पहुंचा पा रहे हैं जमीनी स्तर पे? सारी कमियां जनता खुद जानती है। हमें जनता, ये जनता 1947 वाली जनता नहीं है। हाँ। ये जनता सब कुछ देख रही है। जनता को बेवकूफ इन्होंने बना लिया, लेकिन अब जनता परेशान हो चुकी है झूठे वादों से। नौकरी की बात कही थी, आते ही साथ नौकरी बंद की। अभी जो नौकरी के ऊपर लेकर धरना प्रदर्शन नौजवानों ने किया, समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया और सब कुछ हुआ। हाँ। उसमें क्या हुआ? इनको नौकरी खोलनी पड़ी। नौकरी खोली, अभी इन्होंने कहा था हम नौकरी नहीं खोलेंगे, लेकिन जनता जहां चलती है, जिस तरफ जनता का झुका होता है उस तरफ सरकारों को झुकना ही पड़ता है। इन्होंने सत्ता बचाने के लिए किया है, लेकिन साथ में जनता को धोखा भी दे रहे हैं। कुछ जैसे ओबीसी, एससी, एसटी को धोखा दे रहे हैं। जो 31,000 सीटों का इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, जब मामला अभी वहां एससी एसटी आयोग में पड़ा हुआ है। हाँ। तो उसको ये कैसे अनाउंस करते हैं? आयोग का जब उस पर स्टे है कि अभी कुछ नहीं हो सकता, तो इन्होंने क्यों किया? ये जानबूझ के, जनता ये देख रही है, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, जनता खुद देख रही है। जनता हम लोगों के बाद आ चुकी है। जनता ने हम लोगों को, सब समर्थन जनता का हम लोगों को मिल रहा है। ठीक, तो 10 तारीख को जब मैं सवाल पूछूंगा, तस्वीर आप तब मानेंगे कि 2022 की तस्वीर जो है वो 10 नवंबर को साफ हो जाएगी कि इन 7 में से कितनी सीटें आपके पास आई? सीना तान के बैठा होगा। हाँ,
ठीक है। 10 नवंबर को आपका और मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ। हाँ। हम दोनों, मैं बैठा हूंगा सीना तान के आपके सामने। ठीक है, ये पक्का है, क्योंकि आप ही से मैं ये पूछूंगा जो आप दावा कर रहे हैं। विजय जी, यहाँ पे विपक्ष पूरा संतुष्ट नजर आ रहा है कि जो लोगों में नाराजगी है कई मुद्दों को लेके, उसको आधार बना के आपको घेरे और उसमें वो कहीं ना कहीं मजबूत अपने आप को बांधते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने 2 मुद्दे उठाए हैं इस समय मुख्य रूप से। हाँ। एक उठाया है कृषि बिल का, दूसरा उठाया इन्होंने बेरोजगारी का। अब इन्हें आप चुप करिए ना, काहे डिबेट बर्बाद करते हैं भाई? सुनते क्यों नहीं हो आप? सुनो ना, 2 मिनट अगर सवाल करेगा जवाब सुनने की हिम्मत रखो। नहीं, कोई नहीं बोल रहा, आप ही बोल रहे हैं, आप बोलिए, कोई नहीं बोल रहा। अरे वो बोल रहे थे बीच में, आपने 2 मुद्दे साहब इन्होंने उठाए हैं। हाँ। एक कृषि का उठाया है, मैं कृषि का जवाब दे देता हूँ। हाँ। कृषि बिल ही हमें चुनाव जिताएगा। जिस तरह इन्होंने नोटबंदी पे मजाक बनाया था, हाँ। दुनिया भर का शोर मचाया था, नोटबंदी में ही हमें जनता ने जिताया था और मोहर लगा दी थी। आज मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, कृषि बिल जैसे ही किसान तक ये बात पहुंचेगी, कृषि बिल है क्या, हमारे लिए वही एक काफी है। 85% किसानों का हमने उनका अधिकार उनको दिलाया है। जो 15% रईस किसान और बिचौलिए खा जाते थे, मंडियों में तंग करते थे, अब वो सीधा फायदा उस कृषि बिल का मिलेगा हमें। दूसरी, हमने किसानों को सम्मान निधि दी है, हमने 1.5 गुना समर्थन मूल्य दिया है, किसान हमें वोट करेगा ही करेगा। दूसरी बात, हमने बेरोजगारी की। ठीक है, अभिषेक आप टिप्पणी करना चाह रहे हैं, वक्त की बहुत कमी है, बहुत छोटी सी टिप्पणी। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, अगर उनकी बातों में सत्यता है तो क्यों नहीं उसको चलिए, ठीक है, अब वक्त हाँ पास हुए। हाँ, बात हम तो खुद कह रहे हैं, आप विपक्ष से चर्चा नहीं करना चाहते, आप किसान संगठन से चर्चा नहीं करना चाहते हैं। साहब, आपको ये ध्यान रखिए कि 84% जो किसान हैं उनके पास 3 एकड़ की जमीनें हैं। आपको ये क्या पता है? आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आप। चलिए, तस्वीर तब साफ होगी जब नतीजे आएंगे। हमें 10 नवंबर तक का इंतजार करना है। फिलहाल चर्चा में बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए। अभिषेक वाजपेयी आपका, विजय खेरा आपका, तारिक अहमद आपका, अजय शर्मा आपका भी। तो सवाल कई थे और जवाब जो है वो 10 नवंबर को, 10 जब तारीख को नतीजे आएंगे तब साफ हो जाएंगे। चूंकि 3 को वोटिंग है और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे और तब जनता किसके साथ गई, यानी विपक्ष जो कमियां बता रहा है उस पर मोहर लगाई या फिर सरकार जो उपलब्धियां बता रही है उस पर मोहर लगाई, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।